सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज हमारा जो क्लास है, हमने लास्ट टाइम बायट सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे। हमने एक दिन सर्कुलर वायर की वजह से डेरिवेशन पढ़ा। हमने इसके बाद कल स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन पढ़ा। आज हम लोग बच्चे दो डेरिवेशन और क्लियर करेंगे और बायट सावर्ट लॉ का पूरा एप्लीकेशन आज खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बायट सावर्ट लॉ आज हमारा खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के क्लास के बाद आपका 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस 30% छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे जो 2-3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। खैर, आगे बढ़ो। सबसे पहले एक काम करते हैं कि लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा याद कर लें क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट्स को अगर याद करो तो हमने क्या क्या पढ़ा। ये सबसे पहला पढ़ा था एक फाइनाइट वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा। हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला कितना था याद करिए। फॉर्मूला याद है सबको? अगर B इक्वल्स टू म्यू नॉट I by 4 pi r, सही है। म्यू नॉट I by 4 pi r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब अगले पॉइंट आता है कि आखिर इसका मैग्नीट्यूड तो हमने लिया, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में तुरंत बात करेंगे। तो B का फॉर्मूला आया, ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट वायर होता है म्यू नॉट I by 4 pi r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। क्लियर है सबको? ये था आपका एक फाइनाइट वायर की वजह से। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट का मतलब क्लियर है कि जिस साइड का एंड नहीं दिख रहा उस पे एंगल कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। तो जो B का फॉर्मूला है, आप खुद देखते हैं हम लोग, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 यानी साइन 90 प्लस साइन 90 मिला के कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है इतना? मैं लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आगे देखते हैं, अगला है सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि एक एंड अपने को नहीं दिखाई दे रहा है। उस केस में हम कह सकते हैं कि एंगल कितना है अपने पास 90 डिग्री है। दूसरा एंड दिखाई दे रहा है, उसका एंगल कितना है थीटा 1। इस केस में B का अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1। सबको क्लियर है? सिंपल तरीका है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सब जगह हमें सिर्फ एंगल की तरफ फोकस करना है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये वाला है, इसमें एक एंड इनफाइनाइट है और दूसरा एंड के अलोंग रखे हुए हैं। तो इस केस में कितना होगा, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 कितना है अपने पास, साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 कितना होता है 1 प्लस साइन 0 कितना होता है 0। क्या हो गया म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर। सबको क्लियर है? तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया। मैं एक सेकंड अपने आप को वीडियो को स्पॉटलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया, डायरेक्शन का बात अभी तक हमने नहीं किया है। क्लियर है? तो डायरेक्शन का अगर देखना है तो कैसे देखेंगे हम लोग? डायरेक्शन का हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि हमने देखा था कि स्ट्रेट वायर को थंब से होल्ड करो और अपने हाथों को कर्ल करो। तो हाथों को कर्ल करोगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है अपने पास इस साइड क्रॉस इनवर्ड, और यहाँ क्या शो कर रहा है डॉट। और अलोंग द लाइन फील्ड कितना होता है 0। क्लियर है? 3 तरह के होते हैं, एक क्रॉस डॉट और तीसरा क्या होता है 0। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने और नेक स्ट्रेट वायर की वजह से डायरेक्शन में निकाल लिया। क्या इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? चैट में पूछ सकते हो। ये मैंने लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाया है, आज से कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर ये क्लियर है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके इसको क्लियर करेंगे। अगर सबको क्लियर है लास्ट डे के कॉन्सेप्ट तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट और पूरी तरह फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अजीत थोड़ा सा सुबह सुबह है, सब मैथ्स की क्लास कर ही चुके हो, जाग चुके हो, थोड़ा और एक्टिव रहते हैं। तो मैं तो नींद में हो गई, तुम लोग तो नींद में मत रहो कम से कम। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन, सिंपल क्वेश्चन। सी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड।
जल्दी जल्दी हमें सी पॉइंट में फील्ड बताना है। हमारे पास अनिकेत का आंसर आया है। अनिकेत हैज सेड म्यू नॉट आई बाई 4 जो पहला आंसर होगा मैं उसको मार्क कर देता हूँ। म्यू नॉट आई बाई 4r का है अनिकेत ने। लेट्स सी। कुंदन आई थिंक सेइंग म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r व्हाट कुंदन इज सेइंग। ठीक है। सुरभि सेइंग म्यू नॉट आई बाई 4r। सुरभि अनिकेत, सुरभि प्लस अनिकेत दोनों ये कह रहे हैं और कुंदन का ये आंसर। संजना आई थिंक एग्रीइंग विद फर्स्ट आंसर। ठीक है। मेरे इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? सिंपल, मुझे इतना बता दो कितने वायर्स हैं मेरे। जिनको भी नहीं बन रहा है वो चैट में रिप्लाई करें कितने वायर्स हैं टोटल। ठीक है, बढ़िया। वायर्स टोटल है 3, 1 2 3। सी पॉइंट पे तीनों वायर की वजह से अलग अलग फील्ड निकाल लेते हैं। देखते हैं। सबसे पहला निकालते हैं सी पॉइंट में 1 की वजह से। गौर से देखो, स्ट्रेट वायर की वजह से देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट वायर के अलोंग है। अलोंग है तो क्या हो जाएगा? 0। दूसरा B2 सेमी सर्कुलर वायर है, याद करिए म्यू नॉट आई बाई 2r होता था, लेकिन थीटा बाई 360। सेमी सर्कुलर मतलब कितना होगा? हाफ हो जाएगा। कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? हाफ। डायरेक्शन क्या होगा? गौर से देखिए, हाथ को कर्ल कीजिए, डायरेक्शन क्या शो करेगा? क्रॉसवर्ड्स। डायरेक्शन क्या शो करेगा? क्रॉसवर्ड्स। तो क्या बन गया? म्यू नॉट आई बाई 4r क्रॉसवर्ड्स। लास्ट आते हैं B3 अगेन 0 हो जाएगा। ये भी स्ट्रेट वायर के अलोंग है। सबको क्लियर है क्या? फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल नेट बी कितना होगा? नेट बी होगा म्यू नॉट आई बाई 4r क्रॉसवर्ड्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है ना सब लोग? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबने कर लिया, चलो ये करो। सब लोग इस क्वेश्चन करते हैं। शालू has replied। देखते हैं शालू क्या है। म्यू नॉट आपने लिखा म्यू नॉट बाई 4 1 बाई पाई -1। देखते हैं। सब क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब जेई नीट हर जगह आते हैं। अनिकेत का आंसर आया है म्यू नॉट आई बाई 2r 1 बाई पाई प्लस 1 बाई 4। ठीक है, देखते हैं अनिकेत। बढ़िया, देखते हैं अनिकेत का जो मोटा मोटी आंसर आ रहा है वो आई थिंक ये आ रहा है म्यू आई बाई 2r 1 बाई पाई प्लस 1 बाई 4। ठीक है, देखते हैं और किसी का हुआ क्या। सबसे पहले अगेन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वायर्स, जो क्रिटिकल है मेरे लिए। पहला वायर ये है 1, दूसरा वायर 2 और तीसरा वायर है यहां से ये। 3 वायर्स हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले अगर वायर 1 की वजह से फील्ड निकालते हैं अगर आप, तो वायर 1 की वजह से फील्ड में दिमाग ही नहीं लगाना है और कितना हो जाना है? 0। सही है, वायर 1 की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा? 0। सुरभि देखते हैं
आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। दूसरा, अगर सेमी सर्कुलर की वजह से देख रहे हैं तो इसकी वजह से फॉर्मूला कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r, अभी अभी देखा था। और डायरेक्शन क्या होगा इसकी वजह से, क्रॉसवर्ड्स। क्लियर है क्या, क्रॉसवर्ड्स। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं थर्ड वायर की वजह से। थर्ड वायर की वजह से अगर देखते हैं तो ये कौन सा केस है थर्ड वायर में, समझो। ये केस है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर का। ये केस क्या है आपका, सेमी इनफाइनाइट वायर का, जिसमें एक एंड के अलोंग पॉइंट रखे गए। तो अगर इसका देखें b इक्वल्स टू, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा 1 कितना होगा इसके लिए, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा 0 डिग्री, इसके लिए कितना होगा 90 डिग्री। साइन 0 प्लस साइन 90 कितना हो गया 1, कितना बन गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। क्लियर है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो गौर से हाथ को ऐसे रखो, ये क्या शो कर रहा है, इनवर्ड्स। ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉसवर्ड्स हो गया। क्लियर है, ये क्रॉसवर्ड्स हो गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं, नेट फील्ड निकाल लेंगे हम लोग। नेट फील्ड कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है तो नेट फील्ड ऐड हो जाएगा सीधा सीधा। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई, ये आ रहा है क्या सब लोग, म्यू नॉट आई बाई 4r होगा सर, वो गलत था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, आई थिंक लिखने में गलती की है, सबको क्लियर है। अब तो मुझे लगता है ये बड़े आराम से बन जाएगा, जल्दी से, मुझे लगता है ये बड़े आराम से बन जाएगा। सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें बस दिमाग में रखना है कि क्या सिनेरियो हो सकता है। हर वायर की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश करें, सेमी इनफाइनाइट फाइनाइट वायर का अच्छा यूज है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 3 वायर्स हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे एंटर कर जाएंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डन हो गया तो ठीक है, बाकी लोग सबको पता है 3 वायर, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। हो गया अदिति, वेरी गुड, कुंदन वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। 3 वायर है, मुझे लगता है काफी लोगों का हुआ है। साक्षी नहीं, साक्षी वो थर्ड इन डाउनलोड बोथ कैंसिल, सजना आप कह रहे हो कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं सजना कैंसिल नहीं होगा बल्कि दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सुरभि। रजिया हो गया, देख लो काफी लोगों का हो गया। मैं एक एक करके आता हूँ, 1 पे आता हूँ। 1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 का होगा, सबको पता है, म्यू नॉट आई बाई 4r, 4 पाई आर है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक 90 है, दूसरा 0 है, आपको पता होना चाहिए एंड पॉइंट है, ये 1 हो जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट होगा। तो B1 जो होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट होगा। B2 देखते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 बाई 2, ये डायरेक्शन क्या होगा, ये भी क्या होगा, इनवर्ट होगा। और तीसरा B3 क्या हो जाएगा, ये भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। संजना समझ में आया क्या? चलो, मिली ने पूछा है सर डायरेक्शन कैसे पता कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मिली देखो, मिली राइट हैंड का यूज करो स्ट्रेट वायर के लिए, समझो। स्ट्रेट वायर के लिए क्या करो, थंब को रख दो अपने
करंट के अलॉन्ग, तो ये जो फिंगर होगा ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ये पूरा हाथ, ठीक है। तो खुद सोचो कि थंब पे मैंने अगर अपना ये रख लिया, करंट पे थंब रख लिया, तो ये हाथ क्या दिख रहा है, ये मेरे फिंगर्स अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं क्या इधर, तो इधर अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसवर्ड, यहाँ पे अपनी इस साइड अपने आप क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। क्लियर है क्या? स्ट्रेट वायर की वजह से देखते हैं, सर्कुलर वायर की वजह से कैसे देखते हैं, तो अपने हाथों को ही करंट के अलॉन्ग रख दो और थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक उल्टा, थंब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो हमने अपने हाथों को ऐसे रख दिया, मैंने बताया था कि जब क्लॉकवाइज होता है तो इनवर्ट और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आउटवर्ड, ये क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, इनवर्ट। अब नेट फील्ड अपने को ऐड करना है, नेट फील्ड कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, सब एक ही डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4r। मुझे लगता है इसकी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सच्ची, ठीक है। चलिए लास्ट, प्योर रूल कुछ नहीं होता, सब राइट हैंड रूल है। लास्ट क्वेश्चन, ये आपको जेई नीट हर जगह आ चुका क्वेश्चन है, मुझे सबसे आंसर चाहिए इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन गौर से देखिए कितने वायर्स हैं, ठीक है, हर एक वायर की वजह से सी पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आराम से बन जाएगा। ये नीट में आया था, जेई में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं। अनिकेत बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। बिल्कुल सही अनिकेत, वेरी गुड। बाकी लोग पहले आइडेंटिफाई करें व्हाट आर द नंबर ऑफ, पहले तो नंबर ऑफ वायर्स आइडेंटिफाई किया जाए, 1 2 3 4, और हर वायर की वजह से सेपरेटली फील्ड निकालते हैं। ठीक है, मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर तरह का पार्ट है इसमें। 4 वायर्स हैं, सबसे पहला है आपको 1 की वजह से फील्ड निकालना है। मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो 1 अपना क्या है, एक सर्कुलर आर्क है। आर्क का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r थीटा अपॉन 2π, थीटा अपॉन 2π, ठीक है। अब r क्या है यहाँ पे, r है अपना a, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4π a। डायरेक्शन क्या होगा, गौर से देखिए, आप 3 म्यू नॉट बाई 8 लिख रहे हो, मुझे थोड़ा वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है ऋतु, ठीक है। 360 भी लिख सकते हो और 2π भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली 360 वाले फॉर्मूला से बचते हैं, जनरली हम लोग 2π लिखते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड्स। क्लियर है, डॉट, क्लियर है। अब बात करते हैं B2 की। जब B2 की बात करते हो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 0, क्योंकि वायर के अलॉन्ग ही तो पॉइंट है, उस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, 0। एंड सेम गोज विद B4। अब आते हैं B3 पे, इसमें क्या होगा, म्यू नॉट I थीटा, सेमी आर्क बन रहा है, सेमी एंगल बना रहा है सेंटर पे, 4πb। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का क्या होता है, क्रॉसवर्ड्स, इनवर्ड, सही है, क्लियर। अब नेट फील्ड कितना होगा,
ऑब्वियसली डॉट माइनस क्रॉस कर दो, डॉट को प्लस मान लो, क्रॉस को माइनस मान लो, तो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या ले लेंगे, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, और हमने किसको पॉजिटिव लिया है, डॉट, फिर फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स। क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है। और इससे हमारा लास्ट डे का पूरा रिवीजन क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब गौर से देखो, अब आधे घंटे का तो मैं रिवीजन कराना पड़ रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, ऑल ऑफ यू बताओ, कोई डाउट है पिछले क्लास में। नेहा डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, नेहा डायरेक्शन में आपको फील्ड निकालने में प्रॉब्लम है। मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। 2 तरह के वायर्स होते हैं, स्ट्रेट और सर्कुलर, इनकी वजह से फील्ड निकालना होता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर की वजह से, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि स्ट्रेट वायर की वजह से करंट के अलोंग अपना थंब रख दे, ठीक है, थंब रख दो। एग्जांपल देता हूं मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इस स्ट्रेट वायर की वजह से मुझे फील्ड निकालना है, तो मैं अपने थंब को रख दूंगा वायर के अलोंग, तो मेरा इस तरफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर क्या हो रहा है, इनवर्ड है, तो इस तरह के फील्ड को हम क्या कहेंगे, इधर फील्ड क्या होगा, पूरा का पूरा इनवर्ड, बचा इधर का कितना होगा, आउटवर्ड। ये है स्ट्रेट वायर की वजह से, ठीक है। अच्छा, एक शालू आपके क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। दूसरा सर्कुलर वायर की वजह से, तुम क्लियर कट याद रखना है, क्लॉकवाइज बोले तो इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आउटवर्ड। क्लियर है, आपको करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब आउटवर्ड होगा, ये 2 लॉजिक मुझे याद है, ठीक है। खैर, थोड़ा सा मैं शालू के क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। चलो, आपने पूछा कि सर ये नेट फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला, चलो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 लिया है, V1 हमने आउटवर्ड को ना पॉजिटिव मान लिया है, आउटवर्ड को हमने पॉजिटिव मान लिया है, और इनवर्ड को नेगेटिव मान लिया है। अब नेट फील्ड तो हमारे हिसाब से पॉजिटिव ही होगा ना, हमने क्या लिया है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर दिया है, तो नेट फील्ड क्या हो गया, नेट फील्ड डॉट हो गया। क्लियर है, डायरेक्शन नेट फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, दोनों का सम होगा, डॉट वाला ज्यादा होगा तो डॉट होगा, क्रॉस वाला ज्यादा होगा तो क्रॉस होगा। वैल्यू नहीं पता तो हम बता नहीं सकते ना, ठीक है। सर B2 और B4 का 0 कैसे हो, प्रत्युष B2 और B4 में देखो कि 2 वायर में, वायर जो दिख रहा है, आपको एक फील्ड निकालना है जो वायर के ठीक अलोंग है। क्लियर है, तो अगर वायर के ठीक अलोंग है तो कभी भी फील्ड निकाल सकता है, क्या फील्ड होगा, क्या कुछ भी नहीं, फील्ड क्या होगा, 0। मैंने बताया था, अगर स्ट्रेट वायर आप लेते हो और इस पॉइंट पे कहीं फील्ड निकालने की कोशिश करते हो, हर जगह फील्ड क्या होता है, 0। स्ट्रेट वायर के अलोंग फील्ड हमेशा क्या होता है, 0। क्लियर है, चलिए आई थिंक वी कैन मूव है। तो आज की फर्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और फर्स्ट और अनिकेत सर, इसलिए इस वाले केस में हमें डायरेक्शन भी चाहिए, बिल्कुल करना पड़ेगा अनिकेत, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं, आप भी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, डायरेक्शन भी तो चाहिए होगा, ठीक है, और आप डायरेक्शन लिखोगे भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे पॉइंटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बनता है पर खूब क्वेश्चन आए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में समझ सकते हो, मैं अगर इसको लिखूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने 2 स्ट्रेट वायर ले लिया, दोनों इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर ले लिया, दोनों को पैरेलल रख दिया और कितने डिस्टेंस सेपरेटेड, डी डिस्टेंस को सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब मैंने सिंपल सी बात कही कि चलो क्या फोर्स निकालना है, मैंने बोला कि फोर्स क्यों लगेगा, एक दूसरे की वजह से फोर्स लग रहा है, तो मैंने बोला कि चलो फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 वायर की वजह से फील्ड होगा चारों तरफ, तो यहां पे भी होगा, इस फर्स्ट वायर की वजह से इस 2 वायर के पास भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा। मैंने मान लिया ये फील्ड कितना है, 1, B1, ये B1 कितना होगा, इनफाइनाइट वायर है, अब खुद बताओ, इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर फील्ड का फॉर्मूला आपने को निकालने को बताएगा तो क्या लिखूंगा मैं, μ0I/2 पाई, और कितने डिस्टेंस पे निकालना है, D। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है क्या, मैंने बोला कि फर्स्ट वायर की वजह से, वायर 1 की वजह से अगर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं रीजन में किसी डी, मान लो जहां भी दूसरा वायर रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि वहां पे फील्ड निकालूं,
तो वहां पे फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल B1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। B1 इक्वल्स क्या होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है? अगर ऐसा हम समझ चुके हैं तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो ये सेकेंड वायर है, क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसे ये जो सेकेंड वायर है ये पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? बोलो सब लोग सोचो, ये सेकेंड वाला वायर है पहले वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके वजह से उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोई वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब फोर्स कितना लगेगा, सबका पॉइंट है कि आखिर फोर्स कितना। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता था, याद करिए, I dl क्रॉस, सबको याद है, मुझे पता है, सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला जल्दी का I L B साइन थीटा। क्लियर है? सबको पता है ILB साइन थीटा। तो आखिर सेकेंड वायर पे कितना फोर्स लगेगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये 1 की वजह से वहां पे फील्ड तो है, तो I अपने को पता है, I कितना है, I2। क्लियर है? L, हमें L का नहीं पता क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम पूरे वायर पे फोर्स नहीं निकालेंगे सेकेंड वायर पे, हम क्या उसके छोटे से लेंथ L पे ही फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ले लिया L। हमने B कौन सा लिया, हमने अभी B देखा था। B किस वायर की वजह से, यहाँ पे कौन सा फील्ड है, B1 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं B1। तो B1 कितना है हमारे पास, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। क्लियर है? इनटू साइन थीटा। थीटा कितना है ये निकालते हैं जल्दी से। थीटा अपने पास कितना है, देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और फील्ड ठीक नीचे की तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ गया, क्या फोर्स का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई डी इंटू L। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया ना। तो हमने क्या देखा कि जो सेकंड वाला वायर है वो पहले वाले वायर की वजह से उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का वैल्यू हमें कितना आ गया, इतना। और हमने फोर्स कितने के लिए निकाला है, हमने फोर्स L लेंथ ऑफ वायर के लिए निकाला है। क्लियर? इस छोटे से L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा सेकंड वायर पे, क्योंकि हम बिना लेंथ के तो फोर्स नहीं निकाल सकते ना। तो फोर्स हमारे पास आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई म्यू नॉट I1 I2 L अपन 2 पाई डी। यहीं पे टर्म आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फोर्स का तो इनफाइनाइट वायर में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बकायदा फोर्स के। क्लियर है? तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे निकाला हमने फोर्स का फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, जहां पे आप फाइनल फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हो, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। क्लियर है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। संज्ञा रिपीट कर दूं, संज्ञा कहां से रिपीट करना है बताओ। हाँ फिर से रिपीट कर दो क्या, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। मैं फिर से कहानी रिपीट करता हूँ, विल टेक ओनली 2 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना रिपीट करने में अच्छी बात होती है कि एक अलग मेथड यूज करूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैंने 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स ले लिया, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन पे। तो हमने सोचा कि क्या ये दोनों वायर्स को पैरेलल रखे हैं तो क्या इन दोनों के बीच क्या कोई इंटरेक्शन होगा, क्या इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा क्या। तो हमने देखा कि सेपरेट तो कर दिया हमने आगे देखा कि कैसे फोर्स लगेगा, रीजन क्या होगा। फोर्स का एक रीजन होना चाहिए, या कि फोर्स लग रहा है तो क्यों लग रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो पहला वाला वायर है जिसमें करंट पास कर रहा है वो अपने आसपास के रीजन में फील्ड क्रिएट करेगा, और वो फील्ड वायर 2 के पास भी क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी इसका सही है। ठीक है, तो 2 के पास फील्ड क्रिएट करेगा, तो
कह सकते हैं क्या कि जो I2 वायर है वो एक्चुअली एक फील्ड में रखा गया है। अब वो फील्ड कितना है? फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 सिंपल सिंपल। अगर मैं थोड़ा इसको रिप्लेस करूं तो आपसे लिखवाने की कोशिश करूं अगर तो इस I1 वायर की वजह से D डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा? सिंपल सी बात करूंगा, मैं B1 बोलूंगा। आप अभी भी फॉर्मूला पढ़े हो, स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। क्लियर है? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D। क्लियर है? और डायरेक्शन क्या होगा इसका? क्रॉसवर्ड। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं संजना कि जो पहला वाला जो दूसरा वाला जो वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्लियर है? वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो कोई वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो जरूर उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 इज सिंपली इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। हम जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, आई एल क्रॉस बी। आपको भी पता है कितना होगा, आई कितना है यहाँ पे I2। एल अपने को नहीं पता था तो हमने क्या लिया, एक छोटे दूसरे वायर में एक एल पार्ट, एल लेंथ ले लिया। ठीक है? बी बी क्या लेना पड़ेगा? B1 आई एल B1, और एंगल कितना होगा दोनों के बीच? साइन थीटा लिया। हम जानते हैं कि थीटा जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो कितना हो गया? I2 L B1। क्या ये बात क्लियर संजना? समझ में आ गई है? अगर बाकी लोग को भी दिक्कत तो मुझे बताओ। ये अगर क्लियर है तो गौर से देखो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जब इतना मैंने लिख लिया है तो मैं एक बार रब करता हूँ इसको और सिंपल समझाता हूँ कि अगर हमने B1 की वैल्यू हमें पुट करनी बची है, ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू अब पुट करना है B1 का, तो जो फोर्स का फॉर्मूला जो हमारे पास आया, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आया वो कितना आया? F इक्वल्स टू आया हमारे पास म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन D। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। याद रखिएगा, इसमें हम पूरे इनफाइनाइट वायर की वजह से फोर्स नहीं निकाल सकते। हम छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, कट किया, ये छोटा सा हमने एलिमेंट कट किया, तो हम जनरली फोर्स के बजाय फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? तो सिंपल देख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला कितना होगा? पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। क्लियर है? तो आज के बाद याद रखना है कि कोई भी दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स को अगर आप आस पास रखोगे तो उन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होगा? वो फोर्स डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द करंट होगा। जितना ज्यादा दोनों पे करंट होगा उतना ही ज्यादा दोनों पे फोर्स लगेगा। ठीक है? एंड वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, उसी तरीके से वन में भी फोर्स लगेगा। क्लियर है? लेकिन आपके मन में सवाल होता है कि आखिर फोर्स कैसा लगेगा? क्लियर है? कैसा लगेगा? तो मैं सिंपल सोचो, वन को भूल जाओ, वन को भूल जाओ, वायर 2 को देखो, सब लोग वायर 2 पे फोकस करो। एक वायर 2 ऐसे रखा हुआ है, करंट है, और वो क्रॉसवर्ड्स फील्ड में रखा हुआ है, क्रॉस फील्ड में रखा हुआ है। तो क्रॉस फील्ड में रखा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं? फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। आई वाले के लोग अपना हाथ रख दो और बी पे फोल्ड कर दो, अपना हाथ आई के लोग रखो और बी पे फोल्ड करो। तो क्या ये फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है, क्या वो कुछ ऐसा आ रहा है क्या? क्या वो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है क्या? सब लोग, क्या फोर्स का डायरेक्शन क्या I1 के टुवर्ड्स जा रहा है क्या? क्या हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्या? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्या? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्या सब लोग? ठीक है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडी, दो करंट कैरिंग वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसको पास पास रखेंगे तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही इस टॉपिक का लॉजिक है। क्या सबको समझ में आ गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी डेरिवेशन टॉपिक है। सब लोग, किसी को डाउट है क्या इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? सबको क्लियर है कि दो वायर्स के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D।
ठीक है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ करंट्स है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, बहुत जेन्युइन है ये वैसे, ठीक है। और याद रखिएगा अगर दो करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, डायरेक्शन रिपीट करने के लिए एक अलग स्लाइड बनना था कैरोची का, एक सेकंड में रुका जाते हैं। अब आपने बोला कि सर, मैंने बोला कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मैंने ये बोला। अब आपका सवाल है कि सर डायरेक्शन को थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, तो मैं डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए अगले स्लाइड पे आता हूं। देखते हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इस केस में फोर्स निकालूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 1 की वजह से 2 के पास फील्ड कैसा होगा ये निकालूंगा। सबको पता है क्या होगा, क्रॉसवर्ड्स होगा, क्रॉसवर्ड्स होगा। कितना होगा मुझे नहीं जानना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला तो पता ही है, मुझे फॉर्मूला बहुत क्लियर कट पता है कि B इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी आई एम सेइंग B, मुझे फॉर्मूला बहुत क्लियर कट पता है कि फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई B होगा। मुझे इसको लेके इतना टेंशन है नहीं। L बोले तो लेंथ ऑफ वायर, देखो बिल्कुल सही, L लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। और हर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा हम ये निकालते हैं। पर यूनिट लेंथ का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर एक्चुअली, ठीक है। तो हम निकालते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड क्रॉसवर्ड है, तो आप सोचो कि वायर 2 की हालत क्या है। वायर 2 की हालत समझते हैं सब लोग। सब समझते हैं वायर 2 की हालत क्या है कि करंट कैरिंग वायर को हमने क्रॉस फील्ड में रख दिया है। क्लियर है, एक करंट कैरिंग वायर को हमने क्रॉस फील्ड में रख दिया है। क्रॉस फील्ड में जब हम रखते हैं करंट कैरिंग वायर को, तो अपने को इस पे फोर्स निकालना है। सब लोग मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन कैसे लोगे आप, ठीक है। आप अपने हाथों को करंट के अलॉन्ग रख दोगे और इसको बी के तरफ फोल्ड करोगे। याद करो आईडीएल क्रॉस बी, फोल्ड करोगे तो थंब क्या शो कर रहा है, इस साइड शो कर रहा है क्या, ठीक है। अगर वायर का करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता तो कैसे करता, फोर्स कैसे लगता, इधर की तरफ लगता। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता तो जो वायर होता वो अट्रैक्ट हो जाता। और ऑपोजिट देखते हैं, ऑपोजिट एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको देखिए। अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस केस में जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो इस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा तो ये रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेगा। क्लियर है क्या सबको, क्या सबको ये बात पूरी क्लियर है। दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स के वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्लियर है क्या। एक मैंने बताया अट्रैक्टिव और दूसरा मैंने बताया रिपल्सिव। जब करंट का डायरेक्शन सेम, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वायरिंग्स में जब वायर करंट कैरिंग वायर बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो उनमें ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का इशू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। क्लियर है, बिल्कुल कर सकता है निकेत, लेकिन वो 10th तक का कॉन्सेप्ट है, भूल ही चुके हैं ऑलमोस्ट, हम लोग भूल ही जाते हैं। क्लियर है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बोर्ड्स में आने वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब आप लोग तो बोलोगे सर 1 एम्पियर का डेफिनेशन कौन सी बड़ी बात है, 1 कूलम पर यूनिट टाइम। लेकिन एग्जाम बोर्ड्स में कभी आ जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग इसी फॉर्मूले से लेके आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखते हैं कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहीं से आता है, और एग्जाम में बचिएगा, गलती नहीं कीजिएगा 1 कूलम पर सेकंड लिख के, ठीक है। देखते हैं तो हम लोग अगला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या कहता है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट किसको कहते हैं, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ करंट लेंथ separated by 1 meter in empty space of other magnetic fields causes exactly 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter on each conductor। सिंपल सी बात कि 1 एम्पियर करंट उसको कहते हैं कि जो अगर इससे पास करे और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो जाए, ठीक है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा वो क्या होगा, म्यू नॉट, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है,
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है। क्लियर है? तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है। डी 1 मीटर है और I1 I2 1 एम्पियर है। सिंपल क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, जो की वैल्यू होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल वायर्स 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे जाएंगे अगर, तो उनके बीच जो फोर्स पर यूनिट लगेगा वो कितना लगेगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको? क्या ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है कहां से लाए हैं? और 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल भी है। ठीक है? और एग्जाम में 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये लिखते हैं। अगर थोड़ा और क्लियर वर्ड्स में लिखते हैं तो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज अ करंट पासिंग, इक्वल करंट पासिंग थ्रू टू पैरेलल वायर्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड एक्सपीरियंसिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑन ईच कंडक्टर। क्लियर? दो वायर 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे जाएं, इक्वल करंट के दो वायर अगर 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे जाएं और उन पे फोर्स अगर 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो करंट होगा वो क्या होगा? 1, वो करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। प्रत्युष आपने पूछा कि सर अट्रैक्टिव क्यों बोला? क्योंकि हमने करंट भी सेम डायरेक्शन में बोला था। ठीक है, करंट भी हमने सेम डायरेक्शन बोला था। सही है? क्या सबको मेरी बात क्लियर है? क्या सबको मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स क्लियर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको साफ साफ ही लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, खैर आगे बढ़ो, आगे बढ़े। चलो थोड़ा जागो, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए कुछ जल्दी से। चलो बिल्कुल नहीं प्रत्युष, हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन रखेंगे, हम लोग सेम डायरेक्शन रखेंगे और अट्रैक्टिव रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सबसे बन जाएगा। कुछ आंसर्स भी मेरे पास आ चुके हैं। मेरे पास अनिकेत का आंसर आया 40 सेंटीमीटर, शिवानी का आंसर आया 0.4 मीटर। मेरे हिसाब से दोनों का आंसर सेम ही है। रितु हैज आंसर्ड म्यू नॉट बाई 10 टू द पावर -6 पाई। मुझे लगता है इसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग थोड़ा सा। रितु, आदित्य 0.4 मीटर, शिवानी 0.4 मीटर, बिल्कुल सही है। अदिति 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं। लेट्स होप सही हो। सुरभि हैविंग सेम आंसर, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना ले लिया हमने? 10 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और फोर्स का वैल्यू भी दिया गया, कितना दिया गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू नॉट I1 I2 बाई म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इनटू लेंथ, ठीक है। फोर्स का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। बिल्कुल अनम सही है, हर्ष सही है, कुंदन, अनिकेत, सबका आंसर सेम ही आ रहा है। जस्ट होप सबका सही होगा। फोर्स आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई, इसका वैल्यू होता है सीधा सीधा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। करंट है आपका 20 एम्पियर, ठीक है।
20 एम्पियर यानी सिंपल 400, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा बाय डी। डी अपने को नहीं पता है और अपने को एल अपने को क्या पता है, एल है आपका 10 सेंटीमीटर और आई वुड से मीटर। क्लियर है? तो इससे अपने को क्लियर क्या आता है, डी का ये अपना कैंसिल हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2 बचेगा, तो डी इक्वल्स टू क्या आया, 10 टू दी पावर -2 इंटू 40 मीटर। इसको लिख सकते हैं कितना, 0.4 मीटर। क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको आंसर आ रहा है? सबको आंसर आ रहा है? आगे बढ़ते हैं ना। चलिए एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन में बहुत क्लियर कट कह रहा हूं कि मुझे इसमें टोटल चाहिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच लूप। वो ए वाला पार्ट बाद में प्रूफ होगा, मुझे सेकंड पार्ट चाहिए। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे इसमें फंडे क्लियर करूंगा। जितने आपको समझ में आते हैं वो फंडे आप क्लियर। मेरा एडवाइस है हर वायर को अलग अलग देखें, टोटल जितने भी वायर्स हैं सबको अलग अलग सॉल्व करें। सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं अगर आपकी जगह रहूंगा मैं चारों वायर पे लगने वाला फोर्स निकालूंगा। कुंदन आप कह रहे हो 0, नहीं कुंदन 0 नहीं होगा। मैं अगर आपके जगह रहूंगा सबसे पहले इसमें चारों वायर को अलग देखूंगा। अनिकेत आप कह रहे हो 1.6 × 10⁻⁵। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि पहला वायर है अपना पीएस। मैं तो क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के पहले इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आपको सिंपल सा बताता हूँ। गौर से देखिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है करंट, तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा। ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में है, ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? ऊपर वाला वायर लेते हैं RS, ये ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, इसके लिए अलग दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। पर जो भी है, एक तो जानते हैं कि इस वायर की वजह से फील्ड कितना इधर क्रॉसवर्ड्स है, तो क्रॉसवर्ड है तो कैसे होगा, इस तरीके से। करंट ऐसे है और फील्ड क्रॉसवर्ड है, तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। क्या सबको क्लियर है? फोर्स कैसे लगना चाहिए, इस पे फोर्स लगना चाहिए नीचे की तरफ। और अगर इस वायर को देखें, PQ वायर को देखें, तो PQ वायर पे फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो PQ वायर और RS वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी मैं कह सकता हूं फिगर देख करके क्या, कि फोर्स एक्टिंग ऑन PQ इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन RS। कितना होता है, मैं अगला टॉपिक है, कैंसिल हो जाएगा। तो सारा का सारा खेल बचा PS और QR में।
सारा का सारा पॉइंट जो अपने पास बचा है वो पीएस और आरएस में ही है, क्लियर, क्यूआर में ही है। तो पीएस वायर को देखते हैं। पीएस वायर जो हो रहा था उस पर फोर्स कुछ लग रहा था ऐसे। सवाल होना चाहिए कि आखिर कितना, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2D इंटू एल, 2 पाई डी इंटू एल, क्लियर है, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं प्रत्युष, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन डी। अब ये म्यू नॉट बाई 2 पाई को रहने देते हैं, ये हर जगह रहेगा, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई रहने देते हैं। ये I1 I2 क्या है, 6 एम्पियर है और 10 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा 60 बाई डी। डी कितना अपना है, डी बोले तो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर इंटू लेंथ, लेंथ कितना एक वायर का, एक वायर का, इस वायर का लेंथ, वायर का कितना था 2 सेंटीमीटर यानी 0.02, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, फाइनली क्या आ गया 120 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये लगेगा इसके वजह से। अब दूसरा देखते हैं अपने को, क्यूआर वायर देखते हैं, ठीक है। ये क्यूआर वायर जो है इसको थोड़ा देखते हैं। अब इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है। अब कितना लग रहा है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई को मैं अलग रख देता हूँ, ठीक है। मैं फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू आर निकाल रहा हूँ और ये फोर्स एक्टिंग ऑन पी एस निकाला है। म्यू नॉट बाई 2 पाई निकाल देता हूँ अलग से। I1 I2, अगेन I1 I2 सेम ही है, 60 होगा अपॉन डी कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा अपना 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.02, क्लियर है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 320 का, क्लियर है। तो अपने पास जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, अपने पास फोर्स ऑन क्यूआर जो आ रहा है वो आ रहा है ऊपर 20, ठीक है, 20 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई, क्लियर है। सॉल्व हो जाएगा ना, 60 120 माइनस 20 कितना हो जाएगा 100, सही है क्या सब लोग, सब लोग। नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट फील्ड सिंपल है, 120 माइनस 20 कितना हो जाएगा 100 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई। म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू पहले से ही कितना, सर 120 माइनस 40 होगा ना, वहाँ पे जो 60 से कट के तो 20 इंटू 2 होगा ना, 20 इंटू 2, अच्छा हाँ 40 होगा, सॉरी ये 40, ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे 40 होगा ना, सही है 40। ये कितना हो गया टोटल, ये आपका हो गया 100, ये आपका हो गया 100, सॉरी 80 हो गया, 80 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई। अब इसका वैल्यू अपने को पहले से ही पता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू है अपना म्यू नॉट बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, कितना हो जाएगा 80 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, एनीवन हैविंग एनी इशू, ठीक है। तो सबको क्लियर है, दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है। लेकिन आपके मन में अभी भी एक पॉइंट बचना चाहिए, वो पॉइंट क्या बचना चाहिए, सर ये आरएस वायर अगर अकेले होता तो उसमें फोर्स कैसे निकालते, और मैं यही 2 मिनट में जल्दी से बता देता हूं और इसके बाद हम आगे बढ़ते। अगर आरएस वायर अकेले होता इस तरह का कोई केस, तो उस केस में फोर्स कैसे निकालते, ठीक है। सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर आरएस वायर की वजह से दिखता हूं, तो आरएस वायर कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट वायर अपना रखा हुआ है, ठीक है, और ये I1 करंट है और ये I2 करंट है, ठीक है। तो मैं इस तरह के वायर में मेरे पास ऑप्शन कम बचते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस वायर पे जो फील्ड है वो एक्चुअली हर जगह वेरी कर रहा है, हर जगह वेरी कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कट करूंगा, याद रखिएगा x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कट करूंगा dx लेंथ का, और मैं क्या करूंगा इस x डिस्टेंस पे फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा। तो फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x, ये फील्ड होगा। उस छोटे से लेंथ पे मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, ये मेरा dv हो गया। उस छोटे से लेंथ पे मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा I अपने, उसका I मान लेते हैं I2 है, उसका I मान लेते हैं I2 है, इसका I क्या है I1 है, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू
लेंथ कितना है उसका, dx इंटू बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो ये जो df आया वो कितना आया, म्यू नॉट बाई 2 पाई i1 i2 और क्या बचा, dx बाई x। क्लियर है क्या? अगर अपने कोई नेट फोर्स निकालने को बोलेगा इंटीग्रेट करने को, नेट फोर्स इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा क्या? सब लोग निकाल लोगे क्या? dx बाई dx का x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है क्या? तो अगर मैं फोर्स बोलूंगा तो कहां से कहां तक है, मान लेते हैं ये कुल मिलाकर के x1 से लेकर के ये कुल मिला के पूरा x2 तक है। क्लियर है? तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा f का, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई i1 i2 ln x, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। बोलिए क्लियर है क्या? सबको मेरी बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई कि अगर इस तरह का वायर कभी एग्जाम में आ जाए तो भी गड़बड़ नहीं करेंगे। पैरेलल वायर बहुत क्लियर है, पैरेलल वायर को लेकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन अगर इस तरह का वायर हो जहां पे फोर्स वेरी करने वाला है, जहां पे फील्ड हर जगह वेरी कर रहा है, उस केस में अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन है इंटीग्रेशन का, निकालना नहीं है इस केस में, क्योंकि आपको पता है दोनों कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, और हमें कोशिश करके एक बार याद रखना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना। अगर एग्जाम में एक बार दे देगा तो क्या करेंगे? फिर सबको अगर ये बात क्लियर है तो हम अपने आज के लास्ट टॉपिक में बढ़ने वाले हैं, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब इस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं, ये मैग्नेटिज्म के पहले चैप्टर में नहीं है, ये दूसरे चैप्टर में है, ये दिया हुआ। क्लियर है? और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं गिना जाता है, बट एग्जाम में ये 2 बार पूछा गया पिछले 2 सालों में। ठीक है, और एग्जाम में जनरली सोलेनॉइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखता है कि बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ और बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है? और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये एग्जाम में आ भी चुका है और ये एनसीईआरटी में भी क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है? हाँ रितु, आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा दे रहा हूं, आपने बोला था, देख लीजिए एक बार। तो प्रीवियस स्लाइड देख लो। सब लोग बच्चों 30 सेकंड का टाइम लूंगा, ठीक है? और मैं थोड़ा इस फिगर को ठीक कर देता हूं ताकि आप देख सको बाद में। ठीक है, मैं फिगर को देख सकता हूँ, ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट टाइम लूंगा बस। और सिंपल वायर है I1 करंट के साथ, हमने एक वायर ऐसे रख दिया है, जो करंट कितना है I2 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये x1 डिस्टेंस पे है और दूसरा एंड जो है वो x2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया। क्लियर है? बस इतना, चलो डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पहले होता क्या समझ लो, जानते हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हो, काफी सोलेनॉइड पढ़े हो। हमने क्या लिया, हमने एक सोलेनॉइड ले लिया। ठीक है, सोलेनॉइड में क्या कर लिया, वायर्स की रैपिंग कर दी। ठीक है, वायर्स की रैपिंग कर दी, उसमें एक बैटरी लगा दिया तो करंट फ्लो कर रहा है। तो कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी n, I करंट फ्लोज थ्रू द वायर। ठीक है, let's calculate the magnetic field due to solenoid at any point P on the axis। मैं क्या चाहता हूँ, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, फाइनाइट सोलेनॉइड है जिसका एंड पॉइंट मुझे दिख रहा है। क्लियर? मैं चाहता हूँ उसके सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड निकाल। क्लियर? एक्सिस पे, सेंटर पे नहीं, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। क्लियर है? तो देखते हैं, तो ये हालत है। ठीक है, करंट पास कर रहा है। ठीक है, हमने एक टर्म याद रखना, हमने एन लिया है, स्मॉल एन। स्मॉल एन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे से। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखते हैं, तो हमने क्या लिया कि हम एक पी पॉइंट पे चाहते हैं हम लोग कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे निकाल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पी पॉइंट्स हमने क्या देखा, दोनों एंड पॉइंट कहाँ दिख रहा है। तो मैंने देखा कि जो दोनों एंड पॉइंट दिख रहे हैं, ये मान लेते हैं ये कुछ θ1 है
और ये एंड पॉइंट इधर से थीटा 1 और ये पूरा एंगल कितना है ऐसे, ये थीटा। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों एंड पॉइंट को एक बेस से मेजर कर लिया। ये वाला एंड थीटा 1 पे है और ये वाला एंड जो है वो थीटा 2 पे है। दोनों एंड मुझे दिख गए, लास्ट उसमें स्ट्रेट वायर में भी किया गया, मुझे दोनों एंड दिख गया। खैर क्लियर है। अब दोनों एंड दिख गया तो थोड़ा सा मैं अब सिंपल आगे बढ़ता हूँ, सॉल्व करने पे बढ़ता हूँ। ठीक है, सॉल्व करने पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को, तो मैं कंसिडरेशन लेंगे इसमें, देखते हैं मैंने क्या किया कि चलो थीटा 1 थीटा 2 तो लिमिट पता ही है अपने को। तो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा ना पतला सा एक एलिमेंट सॉल्वैंड का कट कर दिया। अब पतला सा सॉल्वैंड का एलिमेंट कट किया, कहाँ कट किया, तो हमने क्या किया कि P से हमने क्या किया कि P से हमने x डिस्टेंस पे हमने क्या किया, ये मान लेते हैं P से जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे हमने एक पतला सा करंट एलिमेंट कट कर दिया, कितना, dx लेंथ का। ठीक है, अब ये dx लेंथ में कई सारे टर्न्स होंगे, कितना टर्न्स होगा, सबको पता है n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस रीजन में कितना होगा, n इंटू dx, यानी मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा n इंटू dx। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पतला सा एलिमेंट दिख रहा है वो कैसा है, पतला सा जो एलिमेंट है अगर इसकी बात करूं तो क्या ये एक सर्कुलर वायर की तरह बिहेव करेगा, क्या ये जो पतला हमने टर्न्स लिया है क्या ये एक सर्कुलर वायर की तरह बिहेव करेगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये समझ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्या ये जो पतला सा एलिमेंट दिख रहा है वो सिंपल क्या होगा, एक सर्कुलर वायर की तरह बिहेव करेगा, छोटा सा हमने एलिमेंट दिया। तो मैं चाहता हूं कि सर्कुलर वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। तो सबको पता है कि एक सर्कुलर वायर की वजह से एक्सिस पे अगर फील्ड निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट n I r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर dB अपने को इस केस में निकालना है तो क्या होगा, म्यू नॉट तो सही रहेगा, बाई 2 भी सही रहेगा, लेकिन n की जगह कितना हो जाएगा, n इंटू dx हो जाएगा। चलो I भी सेम रहेगा, r स्क्वायर भी सेम रहेगा, और क्या रहेगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्लियर है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये dB आ गया हमारा। हमने क्या किया कि हमने इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल लिया। अब पॉइंट आता है कि छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने फील्ड तो निकाल लिया, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आपने उतना ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको इंटीग्रेशन को हेल्प करने के लिए, और ये याद रखना ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन में हेल्प करने के लिए मैं सिंपल एक एजम्पशन करूंगा। ठीक है, एक एजम्पशन क्या करते हैं कि हम x को मान लेते हैं r tan थीटा। क्लियर, x को मान लेते हैं r tan थीटा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो dx बाई डी थीटा कितना होगा, डिफरेंशिएशन, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है क्या। तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि dx इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, यानी हमने x को भी रिप्लेस कर दिया, हमने किसको रिप्लेस कर दिया, dx को भी रिप्लेस कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये काम हम एक बार और कर चुके हैं स्ट्रेट वायर में। क्लियर है, तो मैं सिंपल सी बात कह रहा था कि यहाँ पे अब हम dB निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि हम dB निकालें और वैल्यू पुट करें, dB। ठीक है, तो dB में देखते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब n में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ dx की जगह क्या लिखना है हमें, r sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। क्लियर है, और नीचे में तो किसी का आवाज अनम्यूट है, आप थोड़ा म्यूट कर लो उसको। ठीक है, हो गया, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते। नीचे हमने क्या किया, नीचे में डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास था r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
टू दी पावर 3/2। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया। गौर से देखते हैं, म्यू नॉट बाई 2 आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर में आर क्यूब आई आई एक सेकेंड, म्यू नॉट आई नहीं बाई आर स्क्वायर, ठीक है। dx के जगह क्या लिखा है हमने, आर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है, ठीक है। म्यू नॉट आई आर क्यूब इंटू एन एन, ठीक है। एन भी रह गया हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर में है, ऊपर में कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, डी थीटा डिवाइडेड अपॉन आर क्यूब हो गया, बस आर स्क्वायर इंटू आर को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। नीचे में हमारा आर क्यूब बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2। याद रखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और टू दी पावर 3/2 है तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो क्या हम लोग फाइनली अब dv इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट बाई 2 आर क्यूब आई एन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड अपॉन आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। बड़ी सिंपल सी बात है, कैंसिल करो, एक सेक थीटा बचा, एक थीटा बचा, आर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। किसको इसमें दिक्कत है, किसी को इसमें दिक्कत है क्या, दिक्कत है प्रत्युष, क्या सबको समझ में आया क्या। मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैंने मान लिया कि वो छोटा सा एलिमेंट क्या है, वो करंट एलिमेंट है। डेरिवेशन एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर नहीं बाबू, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो छोटा सा जो एलिमेंट, मैं नोट पेपर साफ साफ लिख के दूंगा, तो छोटा सा जो एलिमेंट है इसके वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। सर आर स्क्वायर एन बाहर आया आर स्क्वायर एन बाहर आया, आर स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, आर क्यूब बाहर आएगा, बिकॉज आर स्क्वायर बाहर आएगा, उसके पावर कितना है, टू दी पावर 3/2 है, तो 3/2 पावर होने पे क्या हो जाएगा, वो आर क्यूब हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो ये अपने पास डीबी आ गया। मुझे लगता है सबको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, सबको इंटीग्रेशन आता है, और वो इंटीग्रेशन क्या है, नेट फील्ड एट पी पॉइंट कितना होगा, नेट फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी क्या होगा, सबको पता है कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। याद रखिएगा थीटा कैसे लेते हैं हम लोग, थीटा ऐसे लेते हैं, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। क्लियर है, याद रहेगा तरीका तो ही सही है। सबको कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पता है, सबको कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पता है, तो कितना होगा, नेट फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 सही है क्या, सॉरी सबको क्लियर है क्या, कहीं डेरिवेशन एक बार पूरा रिकॉल कर लो, एक बार देख लो जल्दी से, शुरू से देखो डेरिवेशन जल्दी से सब लोग। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सब लोग देखो डेरिवेशन जल्दी से। मैंने एंगल कौन सा लिया मैं देख लेता हूँ सुरभि। आई एम फीलिंग आल्सो कि मैंने एंगल ऑपोजिट लिया है। डेरिवेशन शुरू से चेक कर लेते हैं सुरभि, ठीक है। आई एम आल्सो फीलिंग कि कहीं कहीं डेरिवेशन में cos थीटा माइनस cos थीटा 2 इसलिए लिखा रहता है बिकॉज हम एंगल परपेंडिकुलर से ले लेते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है।
भी लिख सकते हैं, r cot थीटा भी लिख सकते हैं। नहीं, एक एक करके मैं जो डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो बता दो मुझे आप, ठीक है। मैंने dv इक्वल्स टू लिखा म्यू नॉट ni r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मैंने सिंपल मैं आपको फील्ड दिखा दे रहा हूँ, म्यू नॉट ni r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। n की जगह मैंने n dx किया है, ठीक है। i r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 किया है। मैंने r x को लिखा था r tan थीटा, ठीक है, x को r tan थीटा लिखा था तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ से सर 1 cot थीटा भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते थे, ठीक है, cot थीटा भी लिख सकते थे, पर उससे क्या फर्क पड़ता, cot थीटा लेने से क्या फर्क पड़ता। सर किसी ने पूछा कि सर इसमें cot थीटा भी लिख सकते थे, तो cot थीटा लेते तो r cot थीटा हो जाता, तो r cosec स्क्वायर थीटा नीचे बचता, dx by d थीटा होता, ऊपर में cosec स्क्वायर थीटा बचता और नीचे में cosec क्यूब थीटा, तो ऊपर sin थीटा आ जाता, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन में अगेन हम लोग cos थीटा लेते, हाँ हम cot थीटा ले सकते थे पर क्यों ले cot थीटा, ठीक है। r sec स्क्वायर थीटा लिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। एक एग्जांपल में अब म्यू नॉट ni by 2 sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1। क्लियर, ये है आपका फाइनल डेरिवेशन यहाँ तक का, क्लियर है, ठीक है। सो मैं देख लेता हूँ इसका डेरिवेशन। I still just give me a time. I think आज का तो क्लास हो ही चुका है, तो हम लोग इसी डेरिवेशन को नेक्स्ट डे हम लोग इसको देख ले कंटिन्यू कर लेंगे। डेरिवेशन यही है, डेरिवेशन में साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, हमने एंगल कौन सा लिया है, हमने एंगल लिया है बेस से लिया है, और कौन सा एंगल, ये लिया है थीटा 1 और ये लिया है थीटा 2, क्लियर है। अगले दिन इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, r बाई टेन थीटा, y क्यों ले x बाई, तो भी x इक्वल्स टू r बाई टेन थीटा लेने से क्या फायदा होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। r इक्वल्स टू x टेन थीटा लेने को आप कह रहे हो, बट क्यों, cot थीटा लेंगे तो cos थीटा माइनस 1 को नहीं आ जाएगा, मैं सही कह रहा हूँ निकेत, आ जाएगा, बट tan थीटा लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है, वो सोल्यूशन नहीं है। x sin थीटा cos थीटा ठीक है। सो इस कोई बात नहीं है, अगले दिन इसका जो लास्ट का पॉइंट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, क्लास टाइम ओवर हो चुका है। आपका यही मसला है ना कि हमने cot थीटा क्यों नहीं लिया, ठीक है, मैं नेक्स्ट डे इसको फाइनल आउट कर दूंगा। बट हमने नेट फील्ड का जो डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज किया बड़ा सिंपल है कि हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे और छोटे से एलिमेंट को हम एक सर्कुलर लूप अज्यूम करेंगे। सर्कुलर लूप की वजह से हमारा इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा फील्ड हो जाएगा सीधा। हाँ बोलिए सर, हम बोल रहे हैं कि आपने जो ट्रायंगल लिया है उसमें r परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है ना, सबसे ऊपर वाली स्लाइड में। हाँ ये इधर यस सही से x इक्वल टू r tan थीटा, तो r अपॉन x होना चाहिए ना। हाँ आप कह रहे हो मुझे, ये बिल्कुल यार बिल्कुल सही है बिल्कुल सही। तो फिर x r अपॉन tan थीटा हो जाएगा। तो आई विल टेक 1 मिनट ओनली, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया, हमने क्या लिया, x अपॉन r जो है इस ट्रायंगल में हमने नीचे बेस लिया x अपॉन r, x अपॉन r क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, सही है, यही कह रहे थे। तो एक्चुअल में जो आप कहना चाहते हो, तो सिंपल सी बात करना, जल्दी से मैं रिप्लेस कर दूंगा, x इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, x इक्वल्स टू हो रहा है r cot थीटा हो जा रहा है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब dx by d थीटा कितना होता है, dx by d थीटा होता है r cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r माइनस क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर है। r माइनस r cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा, और dx इक्वल टू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की चीज है। अब इसके बाद मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, हर जगह sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीधा, ठीक है, और वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर थीटा, क्लियर है। कहीं भी होगा आप उसको सिंपल cosec लिखो,
ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। और याद रखिएगा ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है आपका, लेकिन नीचे से भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जब आप करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो यहां से भी आपको माइनस साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर रहे हैं अगर हम लोग, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दे रहे हैं इसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जा रहा है, ये भी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 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 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। सर बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना? बिल्कुल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा जब टू दी पावर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो अच्छा हाँ, तो ये माइनस साइन रहेगा फील्ड में, ठीक है, तो माइनस साइन रहेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन शो करता रहेगा। ये माइनस साइन हमारा बचा हुआ रहेगा, सर इसको जब इंटीग्रेशन में, सर जब इसको इंटीग्रेशन में ले जाएंगे तो वो माइनस से प्लस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन से जब निकलेगा। हाँ, ये माइनस से भी रहने देते हैं, माइनस रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऊपर में कॉसेक स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉसेक क्यूब थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल अपने पास जो बचेगा वो 1 बाई कॉसेक थीटा बचेगा। ये जो फाइनली 1 बाई कॉसेक थीटा बचेगा, 1 बाई कॉसेक थीटा बचेगा। और सिंपल आप लोग लिख सकते हैं, पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, म्यू नॉट ni by 2, म्यू नॉट ni by 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस, सही है, ठीक है। dB का इंटीग्रेशन होगा, ये माइनस साइन बाहर रहेगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, सीधा cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, सही है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका माइनस साइन बाहर रहेगा, माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन प्लस ले लेते हैं, और सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सही है। इसके बारे में अगले दिन फॉर्मूले के बारे में और बात करेंगे हम लोग, इसके बारे में फॉर्मूले के बारे में अगले दिन और बात करेंगे। इस फॉर्मूले का और एप्लीकेशन भी है, कैसे एक लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड्स को ही देखते हैं, कैसे लॉन्ग सोलेनॉइड के मिड पॉइंट को देखते हैं। ये तो फाइनल जो फॉर्मूला आया है आपका बी नेट, वो क्या आया है, म्यू नॉट ni by 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दैट्स द फाइनल फॉर्मूला। और इस फाइनल फॉर्मूले को हम लोग अगले दिन और ब्रेक करेंगे। और हमारे पास थोड़ा पार्ट बच गया है आज की क्लास का, वो क्या है, आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, रियल सोलेनॉइड क्या होता है, ये सब पार्ट बच गया, अगले दिन डिस्कस करेंगे उसको। क्लियर है, ठीक है, चलो सही है, ठीक है। यहाँ पे आपने मुझे कहा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। यही पे एंड कर रहे हैं आज का क्लास, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए डन, बिल्कुल सेंड कर दूंगा, पूरा स्लाइड सेंड कर दूंगा मैं। हैव अ नाइस डे। अगले ये टॉपिक ये पूरा का पूरा स्लाइड और नोट सब कुछ नोट्स में भी रहेगा ये, ठीक है। चलिए, एंडिंग द क्लास फॉर टुडे। ओके, हैव अ नाइस डे। चलो, अच्छा क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ पूरा का पूरा स्लाइड, आप देख लेना एक बार, डेरिवेशन फाइनल है इसमें, ठीक है। चलिए।